हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू ड्रीम आईएएस चैनल। मेरा नाम मनिंदर है और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। ये है कॉन्सेप्ट्स इन जनरल स्टडीज़। तो हम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे आपके पास, जो बहुत ही हम इजी ब्रीजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको बेसिक चीज़ें की नॉलेज नहीं होती और बड़ी बड़ी चीज़ें वो पढ़ते रहते हैं। तो आज हम बहुत ही ऐसे कि जैसे बेसिक होता है ना, वो हम करवाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स इन सीरीज़ है, ये यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज में तो आपको हेल्प करेगा ही, बाकी भी जैसे हमारे ग्रुप बी पोस्ट पोजीशंस होती हैं उनमें भी काफ़ी हेल्प जो है वो कर सकता है। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी, और मुझे लगता है कि लगेगी, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद कॉन्सेप्ट इन सीरीज। तो ये सवाल, सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सर एनवायरनमेंट क्या होता है ना। आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको क्या आंसर करना है। लेकिन स्टिल जब हम अपने कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं तो हमारे ये बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। तो देखिए, एनवायरनमेंट का बेसिक मतलब आप समझो ध्यान से कि जैसे आप जहाँ पे भी अभी बैठे हो, उसके आसपास का जो भी आपको दिख रहा है, जो सराउंडिंग्स आपको दिख रही हैं, उस सराउंडिंग्स में ये हो सकता है कि एक रूम हो, उस रूम के अंदर दीवारें हों, या जो भी आपके एयर कंडीशन हो, या फिर आपके टेलीविज़न सेट्स हों, या फिर अगर आप रूम में नहीं बैठे ओपन एरिया में हो तो ओपन एरिया में स्काई है। मतलब जो भी आपको सराउंड कर रहा है, जो भी आपके आसपास आपके एक्सटर्नल है, जो भी आपको सराउंड कर रहा है, वो सारा पार्ट जहाँ तक आप देख सकते हो, दैट इज़ बेसिकली एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट इज़ समथिंग दैट सराउंड्स अस। सो बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर, है ना। तो ऐसे जैसे अब मैं बाहर बैठा हूँ तो मेरे को ट्रीज़ दिख रहे हैं, मेरे को सूरज दिख रहा है। तो बेसिकली द एंटायर थिंग जो हमारा हमें सराउंड कर रहा है, दैट एंटायर स्पेस की जो डायमेंशन है, जो स्पेस की वो फीलिंग है, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। सो एनवायरनमेंट इज़ नथिंग बट द स्पेस दैट सराउंड्स अस। सो ये सिंपल लैंग्वेज के अंदर। अभी ये एक जोक है कि एनवायरनमेंट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि आई एम ग्रेट विद एनवायरनमेंट, बिलीव मी, और वहाँ पे सेम टाइम पे ही ना कटिंग चल रही है ट्री की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हैबिटेट। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसमें नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एनवायरनमेंट को हैबिटेट समझ लेते हैं और हैबिटेट को एनवायरनमेंट। देखिए, हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है, ऐसी स्पेस होती है, ऐसा एनवायरनमेंट का वो पार्ट होता है जहाँ पे हम रहते हैं। यानी कि द प्लेस वेयर पीपल लिव, वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, जहाँ पे लिव करते हैं उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, और सॉरी हैबिटेट बोलते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि आप समझो इस चीज़ को कि हैबिटेट तो ऐसी एक चीज़ है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहा है और वो एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। लेकिन एनवायरनमेंट में ऐसे भी पार्ट्स हो सकते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को रहना मुश्किल हो सकता है। तो वैसे एरियाज जहाँ पे वो पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स नहीं रहते, उसको हम हैबिटेट नहीं बोलेंगे। सो एवरी एनवायरनमेंट इज़ नॉट हैबिटेट, बट एवरी हैबिटेट इज़ एनवायरनमेंट। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म हर एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता। अगर मैं आपको बोलूँ कि हम बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन पे रह सकते हैं, या फिर बिल्कुल समुंदर की गहराइयों में जाके रह सकते हैं, या स्पेस के अंदर रह सकते हैं, या फिर हम हार्श कंडीशंस में रह सकते हैं, द आंसर इज़ गोइंग टू बी नो। तो वो एनवायरनमेंट तो है, वो सराउंडिंग्स तो हैं, उस एरिया में सराउंडिंग्स तो हैं, लेकिन डेफिनेटली वो हैबिटेट नहीं है, बिकॉज वहाँ पे हम रह नहीं सकते। फॉर एग्जांपल क्लास की बात करते हैं, जैसे क्लास है, उस क्लास के अंदर अगर बच्चे हैं तो वो क्लास बेसिकली हैबिटेट हो गया। लेकिन रात को जब वो क्लास बंद हो जाती है और हम चले जाते हैं छोड़ के और कोई नहीं रहता वहाँ पे, तो वो हैबिटेट नहीं, वो सिर्फ एनवायरनमेंट रह जाता है। सो एनवायरनमेंट और हैबिटेट में ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हैबिटेट इज़ अ एरिया, इज़ अ पार्ट ऑफ दैट एनवायरनमेंट वेयर अ पर्सन लिव्स। हैबिटेट बहुत टाइप के हो सकते हैं। डेजर्ट हैबिटेट हो सकता है, यानी कि डेजर्ट्स के अंदर स्पीशीज़ जो हैं वो रहती हैं, है ना, वो अडेप्ट कर जाती हैं अपने आप को डेजर्ट कंडीशंस के अंदर। फिर घरों में हम रहते हैं तो ये डोमेस्टिक हैबिटेट हो जाता है। फिर फार्म एरियाज़ में स्पीशीज़ रहती हैं, कुछ एग्रीकल्चर फार्म्स में स्पीशीज़ रहती हैं, ये हैबिटेट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फॉरेस्ट में स्पीशीज़ रहती हैं, पोलर एरियाज़ जो हमारे आर्कटिक एंटार्क्टिका है उसमें स्पीशीज़ रहती हैं। फिर वाइल्ड में, मतलब फॉरेस्ट एरियाज़ की वाइल्ड में हैबिटेट है। फिर अगर हम बात करें तो वेटलैंड्स, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग हैबिटेट है वेटलैंड्स। उसके अलावा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, फिर सवाना हो गया, और फाइनली ओशंस हो गए। ये सब हैबिटेट के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं। सो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं सिंपल लैंग्वेज के अंदर, हैबिटेट और एनवायरनमेंट में डिफरेंस ये है कि एवरी हैबिटेट इज़ एन एनवायरनमेंट, बट नॉट एवरी एनवायरनमेंट इज़ अ हैबिटेट। सो सिंपल सा डेफिनेशन है। सो यही एक्सप्लेन करना था मुझे, द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट और एनवायरनमेंट। आपको आई होप क्लियर हो गया हो। फिर आता है एक नेक्स्ट टॉपिक और बायोस्फीयर।
देखो यार, एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो हमारे पास 3 स्फीयर्स होते हैं, है ना। लिथोस्फीयर होता है हमारे पास, एटमॉस्फेयर होता है हमारे पास, और फाइनली हाइड्रोस्फीयर होता है। तो जैसे अगर मदर अर्थ को देखें तो कुछ पार्ट ऑफ मदर अर्थ हमारा सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है, स्ट्रक्चर्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे अर्थ का, यानी कि ये पूरा हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथ का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। तो स्टोन से ये पूरा का पूरा हम लेते हैं, तो इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। लेकिन जब हम स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं हमारे अर्थ में एक और मेजर पार्ट है विच इज़ ऑल्सो वाटर। तो ऑलमोस्ट हमारा 70% वाटर है, यानी कि जिसमें ओशंस, रिवर्स एंड पॉन्ड्स, लेक्स एंड इवन हमारे सीज आ जाते हैं, समुद्र आ जाते हैं, वो सारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट आ जाता है। और फिर एक पार्ट हमारा अर्थ का है जो है हमारा गैशियस स्टेट के अंदर, यानी कि एटमॉस्फेयर। तो वो पार्ट पूरा एटमॉस्फेयर में आ जाता है। एक ऐसा स्फीयर है जो हमारा एटमॉस्फेयर में भी है कुछ पार्ट, उसका लिथोस्फीयर में भी कुछ पार्ट है, और फाइनली उसका हाइड्रोस्फीयर में भी कुछ पार्ट है। ऐसा स्फीयर जो तीनों में कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करता है। ये स्फीयर की स्पेशलिटी ये है कि इस स्फीयर के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये स्फीयर विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, ये तीनों स्फीयर्स की कॉम्बिनेशन का जो एक कॉमन एरिया होता है उसको हम बोलते हैं biosphere. So biosphere is that part of atmosphere, that part of lithosphere और that part of hydrosphere where life exists, जहाँ पे life exist करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो एटमॉस्फेयर का काफ़ी एरिया है जहाँ पे लाइफ नहीं एग्जिस्ट करती, और कुछ एरिया है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बिल्कुल एटमॉस्फेयर के ऊपर चले जाएं और है ना स्पेस स्ट्रेटोस्फेयर के पास चले जाएं, तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखो कि लिथोस्फेयर में अगर हम बिल्कुल डीप डाउन चले जाएँ, बिल्कुल ना इनसाइड ऑफ द लिथोस्फेयर में चले जाएँ, तो वहाँ पे हमें लाइफ नहीं देखने को मिलेगी, डीप सी इवेंट्स के अंदर लाइफ देखने को नहीं मिलेगी। और सेम गोज़ विद हाइड्रोस्फीयर कि हम बिल्कुल पानी वहाँ पे चले जाएं जहाँ पे बहुत ही कम लाइट पहुँचती है, A40 क्लियर हो जाता है, तो वहाँ पे भी लाइफ नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह एटमॉस्फेयर में लाइफ मिलती है, लेकिन वो जगह ऑफ एटमॉस्फेयर, वो जगह ऑफ हाइड्रोस्फीयर और वो जगह ऑफ बायोस्फीयर जहाँ पे लाइफ मिलती है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया व्हाट इज़ एक्चुअली बायोस्फीयर। तो हमने अभी तक 3 टर्म्स पढ़ ली हैं। एनवायरनमेंट हमने पढ़ ला है, दैट सराउंड्स अस। हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, एंड बायोस्फीयर इज़ अ वेरी बिग टर्म विच कनेक्ट्स के लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का वो रीजन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। लास्ट हम करेंगे इकोसिस्टम। तो ध्यान से सुनना है आपको, इकोसिस्टम क्या है। कार है, हम कार ले लेते हैं एक, है ना, एक कार ले लेते हैं, और ये कार जो है अगर कार बिल्कुल ऐसे खड़ी है कार, तो ये कार जब खड़ी है तो ये कुछ काम नहीं कर रही, इसमें लाइफ नहीं है। लेकिन ये जब कार चलने लग जाती है तो हम बोल देते हैं कार में लाइफ आ गई, इट्स फंक्शनिंग। तो अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें या बायोस्फीयर की बात करें, ये एनवायरनमेंट और बायोस्फीयर या हैबिटेट की बात करें, आप ये तो नहीं बोल सकते ना ये स्टैटिक है। आप ये ज़रूर बोलोगे कि हाँ सर इसमें एनर्जी है, इसमें एक फंक्शन है, इसमें कुछ चल रहा है, कुछ काम चल रहा है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ब्रीदिंग है, हमारा फूड चेन है ना। तो there's लॉट ऑफ एनर्जी इन दिस एनवायरनमेंट और इन दिस बायोस्फीयर और इन दिस दिस थिंग। तो ये जो कार है जब ये चलती है तो ये कार कैसे चलेगी, जब इसके अंदर फ्यूल डलेगा, और ये पूरा फ्यूल के साथ उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी होगी। तो बेसिक आइडिया क्या है कि इकोसिस्टम क्या है, इट इज़ द फंक्शनल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कि जब हम इस पूरी कार को चलते हुए को समझते हैं, अगर खड़ी कार को समझेंगे वो इकोसिस्टम नहीं होगा। इकोसिस्टम इज़ कि जब एक फंक्शनल पार्ट, एक एनर्जी है इस पूरे सिस्टम के अंदर, उसको जब हम समझते हैं उसको हम इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन में डालते हैं। और इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन में डालने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें 2 टाइप के फ्यूल्स की अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है। एक फ्यूल होता है बायोटिक फैक्टर्स और दूसरा होता है एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जनरली वो फैक्टर्स जहाँ पे लाइफ इन्वॉल्व होती है, जैसे हमारा सॉइल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। और इनकी इंट्रैक्शन जब एबायोटिक फैक्टर्स के साथ होती है, जैसे एयर हो गया या फिर वाटर हो गया, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती लेकिन बहुत ज़रूरी है, तो ये दोनों फैक्टर्स जब आपस में इंट्रैक्ट करते हैं तो एक एनर्जी सी जनरेट होती है और सिस्टम जो चलता है इसको हम इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन में डालते हैं। तो आज हमने कॉन्सेप्ट और सीरीज़ के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे, जिसके अंदर हमने समझा इकोसिस्टम के बारे में, हमने डेफिनेटली समझा बायोस्फीयर के बारे में, हमने समझा हैबिटेट के बारे में, और फाइनली हमने जो है अंडरस्टैंडिंग की एनवायरनमेंट के बारे में। अगली सीरीज़ के अंदर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।